हेलो फ्रेंड, हमने कल तुम्हें कोप्लेनरिटी का वो बताया। ये हमारा लास्ट चीज था जो हमने कल डिस्कस किया था। उस पर मैंने इस पर ड्रॉप किया, ठीक है। तो आज हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। कोप्लेनरिटी से हम क्या क्या समझेंगे और ये जो लिख दिया गया इसका क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, कैसे कैसे क्या क्या है। तो इसको इस तरह समझो कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर कोप्लेनर है, पहले समझ लो। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो हम ये लिख सकते हैं कि एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा प्लस वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ तीसरा वेक्टर। हम आराम से लिख सकते हैं, हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोप्लेनर नहीं है, अगर हमारे पास कि तीन वेक्टर में कोप्लेनर नहीं है और ऐसा लिख दिया गया तीन वेक्टर है कोप्लेनर नहीं है, ये ध्यान रहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0। ये समझ में आता है। और तुम इसको इधर लेके आओगे, एक्स से डिवाइड मार दोगे तो जो माइनस वाई बाई एक्स है उसको हमने लैम्डा बोल दिया है, और जो भी है समझ पा रहे हो ना, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से समझो, पहले इस तरह समझो कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हो सकता है कि एक कोएफिशिएंट 0, मान लो x 0 हमारा y और z तो पैरेलल हो जाएंगे। अगर x 0 हो गया तो ये y टाइम्स ऑफ b प्लस z टाइम्स ऑफ c, यानी b इक्वल टू कुछ लैम्डा c, तो b c के पैरेलल है। दो 0 हो गए। अगर मान लो x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया। एक मिनट, अगर हमारा x 0 हो गया, अगर x 0 हो गया तो हमने ये बोल दिया कि b और c पैरेलल है। ए बी सी क्या है? ए बी सी कोप्लेनर है कि नहीं? अगर हमारा x 0 हुआ तो हमने ये बोल दिया कि b और c पैरेलल है। लेकिन ये हम तभी लिख पाएंगे जब कोप्लेनर हो। तो पैरेलल हो ना हो हमें क्या मतलब, हमें ये स्टिल पता है कि हमारा एबीसी कोप्लेनर है। मान लो x और y दोनों 0 हो गए। अगर x और y दोनों 0 हो गए तो या तो c 0 है या तो z 0 है, और हमें ये पता है वेक्टर 0 नहीं है क्योंकि हमें दिया है कि तीन वेक्टर है, तो c तुम्हारा z 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये कोप्लेनर नहीं रहे होंगे। अगर तीन वेक्टर जो कोप्लेनर नहीं है, अब तुम अगर एबीसी को आई जे के समझो तुम समझ सको। अगर मान लो ऐसे लिख दिया कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू 0, तो हमें ये पता है एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जेड भी 0। यहाँ पर समझने में कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर ए कर दिया, यहाँ पर बी कर दिया, यहाँ पर सी कर दिया, तो हो सकता है तुम्हें सोचने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह समझना कि अगर ए बी सी कोप्लेनर नहीं है, सीधा अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोप्लेनर नहीं है, उसके बाद भी अगर ऐसा कंडीशन लिखा गया है तो ये तभी पॉसिबल है जब सारे कोएफिशिएंट क्या हो 0। हमने वहां पे लिखा था। अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो हमेशा होगा, ये तो हमेशा होगा, एक्स वाई जेड हमेशा एग्जिस्ट करेगा। 0 के अलावा, 0 पे तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, 0 के अलावा नॉन 0 एग्जिस्ट करेगा। तीनों एक साथ 0 कभी नहीं होंगे, दो भी नहीं होगा, दो भी होगा तीसरा को अपना होना पड़ेगा 0। लेकिन अगर कोप्लेनर नहीं है उसके बाद भी लिखा जा रहा है, बोले कोप्लेनर नहीं है उसके बाद भी ऐसा कंडीशन है, तो तभी पॉसिबल है जब सारे कोएफिशिएंट क्या हो 0। तो ये कंडीशन बहुत बार यूज हुआ है जेई में। तुमसे बोलेगा कि ये ओके, मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ, मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा जरूर। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट, पहले हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास पहला पहला क्वेश्चन मतलब एक्चुअली इजी स्टार्ट है। तो हमारा दिया गया a माइनस 2b प्लस 3c, इफ a माइनस 2b प्लस 3c कॉमा a माइनस 3b प्लस 5c एंड माइनस 2a प्लस 3b प्लस माइनस 4c।
if a minus 2b plus 3c, a minus 3b plus 5c and minus 2a plus 3b minus 4c are coplanar. Prove that these three vectors are coplanar where vector a, vector b and vector c are non-coplanar. आप समझना, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट this vector and this vector are coplanar where vector a, vector b, vector c are non-coplanar. ये तुम्हें दिया हुआ given that a, b, c are non-coplanar. तो इतना हमें पता है अगर a, b, c non-coplanar हुए और हमने ऐसा कंडीशन कुछ बना दिया तो कोएफिशिएंट को 0 करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये और ये कोप्लेनर है तो हम ये लिख सकते हैं कि एक वेक्टर, कोई वेक्टर उठा लो, a minus 2b plus 3c इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पहला वेक्टर मतलब दूसरा वेक्टर a minus 3b plus 5c plus म्यू टाइम्स ऑफ तीसरा वेक्टर। तीसरा मान क्या है minus 2a plus 3b minus 4c। ये हम लिख सकते हैं, अगर वो कोप्लेनर है तो ये लिख सकते हैं। अब इसको हम ध्यान से देखो तो हमारे पास a b c में रिलेशन है, इधर एक कोएफिशिएंट, तुम या तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, जो मैं आपको बोल रहा है कि अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर हुए तो एक्स वाई जेड 0 होगा। ए बी सी नॉन कोप्लेनर है और ऐसा लिखा गया है वो तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई जेड 0 हो। या फिर हम अगर ये बोलते हैं कि अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है और ऐसा लिखा जा रहा है x1a y1b z1c इज इक्वल टू x2a y2b प्लस z2c, तो हम कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, बात वही है। तुम a को उधर ले जाओगे तो x2 माइनस x1 को तुम 0 करोगे, x1 इक्वल टू x2 आएगा। तो ये ज्यादा बेटर है और ये समझ में भी आता है कि अगर नॉन कोप्लेनर है और ऐसा लिखा जा रहा है तो कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। x हमने ये काम पहले क्लास से किया है, i j कि हमारा नॉन कोप्लेनर होता है तो हम वो कंपेयर करते, तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। तो हम क्या करने वाले, या तो तुम सबको एक साइड लेके आओ या तो कोएफिशिएंट कंपेयर करना स्टार्ट करो। हमारे पास अननोन कितने हैं, अननोन हमारे पास 2 ही है, कोएफिशिएंट कितने हैं 3 है, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन से हमारा अननोन निकल आएगा, तीसरे को वेरीफाई करने काम आएगा। अगर वेरीफाई हो गया तो कोप्लेनर है, वेरीफाई हो तो नहीं हुआ, ठीक है। एक कोएफिशिएंट इधर 1 है, इधर 1 है, इधर हमारा आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 म्यू। बी ऑप्शन माइनस 2 है, उधर हमारा है माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू। सी ऑप्शन 3 है, 3 इज इक्वल टू उधर हमारा आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 4 म्यू। तो हम ये और ये सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों सॉल्व करना आसान है। मैं पहला और तीसरा सॉल्व कर रहा हूं, यहां से लैम्डा म्यू निकाल के इसमें पुट कर दूंगा। अगर सेटिस्फाई किया ये तभी आंसर होगा, तो हमारा ये कोप्लेनर हो जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हमारा जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू, ये हमारा है 3 इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 4 म्यू, बता दो तो माइनस माइनस प्लस हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1/3। यार बस क्रॉस चेक कर लें तो मैं से बहुत गलती होता है। 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा कोएफिशिएंट सब कुछ सही है, ठीक है। तो 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5 लैम्डा माइनस 4 म्यू घटा दिया, तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, तो हमारा लैम्डा इक्वल टू 1/3 आ रहा है। लैम्डा 1/3 पुट कर लो, यहाँ पर पुट कर लेते हैं म्यू आ जाएगा। ध्यान है बस इसी 2 को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसको इन्वॉल्व मत करना, इसी 2 से सॉल्व कर किसी 2 को इन्वॉल्व करो। तो लैम्डा 1/3 आ गया, तो म्यू हमारा होगा 2 म्यू इज इक्वल टू होगा 1 लैम्डा माइनस 1। उसको उधर ले लो, उसको उधर लो, इस चीज को उधर ले लो, उसको उधर ले लो, हमारा 2 लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू इक्वल टू जाएगा लैम्डा माइनस 1। तो 2 म्यू इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1 और तो माइनस 2/3। 2 म्यू हमारा माइनस 2/3, हमारा म्यू इक्वल टू आ गया माइनस 1/3। अब ये लैम्डा म्यू आ चुका है, इस लैम्डा म्यू को इसमें पटक देते हैं, अगर सेटिस्फाई है तो ये हमारा आंसर है, तो नहीं है तो पुट करते हम लोग, तो हमारा आएगा एलएचएस हमारा -2, इसको छोड़ दो, आरएचएस का आरएचएस हमारा -3 इनटू लैम्डा, लैम्डा हमारा 1/3 है, प्लस 3 इनटू म्यू, म्यू हमारा क्या -1/3, तो रख दो, 3 से 3 कैंसिल होगा -1 -1 नहीं तो -2, तुम्हारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तुम्हारा ये कंडीशन सही है, तुम्हारा ये क्या है, ये कोप्लेनर है, जो पूछा गया तो कोप्लेनर है, ठीक ना। तो ये सबसे आसान तरीका है, इससे भी आसान तरीका है, टेंशन ना लो, लेकिन ये सबसे परफेक्ट तरीका है। आगे हम जो पढ़ेंगे वो भी ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट तरीका है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, अगर कभी भी तुमसे पूछा गया प्रूव दैट दीस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर,
तो ऐसा अगर होगा वो तभी हो सकता है जब एक वेक्टर इक्वल टू उस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ तीसरा वेक्टर। और तुम्हें ये दे रखा है कि हमारा ये तीनों कोप्लेनर नहीं है। इसका यूज बस ये है, अगर ये तीनों कोप्लेनर नहीं है तो हम ये जानते हैं कि हम सबको देने वाला कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट कर रहा हो तभी पॉसिबल है सबके कोएफिशिएंट 0 और सबके कोएफिशिएंट 0 करने वाले या तुम उसको उधर ले जाओ या तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो। तो हमने वही कर लिया है, वेक्टर एक पहला वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स तीसरा वेक्टर। सिंपलीफाई किया, कोएफिशिएंट कंपेयर किया, हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए कि अननोन 2 ही है, अननोन 2 ही है, 3 इक्वेशन आ गए। तो हम क्या करेंगे, 2 को सॉल्व कर लेंगे। कोई भी 2 तुम उठा सकते हो, जो तुम्हें आसान लगे 2 सॉल्व करो और लैम्डा म्यू निकाल के तीसरे में पुट कर दो। अगर तीसरा सेटिस्फाई कर गया तब सही, तो हमारा कोप्लेनर है। सेटिस्फाई नहीं किया, मान लो इधर हमारा -3 डाला तो सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमारा ये 3 हम ये लिख नहीं पाते, सेटिस्फाई नहीं करता तो हम ये लिख नहीं पाते, लिख नहीं पाते तो हमारा ये कोप्लेनर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने इसी वजह से इसको लिखा था। ठीक है, तो ये तो हमारा वो पहला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें दिए जाएंगे और एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कोप्लेनरिटी हो जाएगा क्या था। इसके ऊपर बहुत सारा चीज है, अभी तुमने देखा नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो देखना, इसके ऊपर बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनता है। तो बेटा है तुम बहुत इसको अच्छे से समझो। कोप्लेनरिटी एक्चुअली वेक्टर पूरा आसान है, बस तुम्हें रूल फॉलो करना होगा अच्छे से। ठीक है, मतलब जो भी तुम जानते हो उसको अच्छे से यूज करो, सिंपल से। मैं कौन करता हूँ, इसे बोला गया है इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर सच दैट, ओके ये तो हमारा थ्योरम है, वो कोएफिशिएंट कंपेयर हम नहीं करने वाले। प्रूव दैट 4 पॉइंट्स 2a plus 3b minus c, comma a minus 2b plus 3c, a minus 2b plus 3c, comma 3a plus 4b minus 2c and 6 minus a minus 6b plus 6c। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रूव दैट 4 पॉइंट्स 2a plus 3b minus c, a minus 2b plus 3c, 3a plus 4b minus 2c and a minus 6b plus 6c are कोप्लेनर। ये 4 पॉइंट में प्रूव करना है कोप्लेनर है, तो हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट बना लेंगे। अगर कोप्लेनर है तो हमारे 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनने वाले हैं। तुम कोई भी 3 वेक्टर बना सकते हो, हमने एक कॉमन रख दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो बनाने में। तो इस तरह से हम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तुम कोई भी कैसे भी डायग्राम बना सकते हो। मान लो तुम्हारे पास 4 वेक्टर, तुम 4 पॉइंट लेंगे, तुम एक वेक्टर बना लो, ये बना लो, एक ये बना लो, तुम्हारी मर्जी, वो सब तुम्हारी मर्जी है। हमें ये आसान लग रहा है, हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। तो ये वेक्टर मैं लिख ले रहा हूँ, ये माइनस से सीधा करना है। दूसरा माइनस पहला, ये वेक्टर जो होगा ये वाला वेक्टर, ये माइनस, ये तो माइनस a माइनस 5b प्लस 4c, ये पोजीशन वेक्टर है। तो ये माइनस a, तो माइनस a माइनस 5b प्लस 4c, ये वाला पा जाओ। तो यहां पर आ जाएगा a प्लस b माइनस c, ये माइनस a प्लस b माइनस c, उसको माइनस करो तो माइनस a माइनस 9b प्लस 7c, ये हमारे 3 वेक्टर आ गए। अब अगर एक कोप्लेनर तो हमारा एक वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स तीसरा वेक्टर होगा। तो माइनस a माइनस 5b प्लस 4c इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a प्लस b माइनस c प्लस म्यू टाइम्स ऑफ a, सॉरी माइनस a माइनस 9b प्लस 7c। अब यहां से फिर से वही क्वेश्चन बन गया जो हम कुछ देर पहले किए, कोएफिशिएंट कंपेयर करो, वो करते रहो। तो -1 इक्वल टू जाएगा लैम्डा माइनस म्यू, -5 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा माइनस 9 म्यू, 4 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 7 म्यू। तो ये और ये ऐड कर देना, तुरंत तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो करके देखिए, लेकर अगर हमने दोनों को ऐड किया तो हमारा जाएगा 3 इज इक्वल टू, ऐड करो, प्लस 6 म्यू, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 6 में तुम्हारा म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2, म्यू 1/2 पुट कर दो यहाँ पर ही, तो लैम्डा आ जाएगा -1 प्लस म्यू, म्यू बोले तो 1/2, तो -1/2 आ गया, लैम्डा -1/2, लैम्डा म्यू को हम पुट कर लेते, देखते हमारा आंसर आता है नहीं आता। तो -5 इज इक्वल टू -1/2
-9 इंटू 1/2, ये कितना हो रहा है -1/2, -1/2, -10/2, -10/2, -5, तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब चारों पॉइंट क्या है, कोप्लेनर। तो ये सबसे आसान सा तरीका है, सबसे बेसिक है। कभी भी तुमसे पूछा गया कि प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोप्लेनर कोलिनियर, तो वेक्टर बनाओ। पोजीशन वेक्टर दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो क्वेश्चन कैसा होगा, तो दिया जाएगा हमेशा पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा। पोजीशन वेक्टर दिया है, तुरंत एक कॉमन रखो और फटाक से कोई वेक्टर बना लो। तो अपने मर्जी से तुम कॉमन रखो, तुम्हारी कोई ये जबरदस्ती नहीं है कि तुम इसको यहाँ पर रखो, तुम इसको भी रख सकते हो, तुम ये डायग्राम ही यूज ना करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ध्यान में एक ही लैम्डा में एडजस्ट करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा है वो तो पॉसिबल कभी होगा नहीं, हो सकता है आइडेंटिटी आ जाए, तीनों जीरो हो जाए, मतलब लैम्डा में सब कुछ जीरो हो जाए, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो कभी कोप्लेनर नहीं रहा, तो वो बहुत हाइपोथेटिकल कंडीशन में होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम्हें समझ पा रहा हो। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए और तुम्हें मैंने क्वेश्चन सारा भिजवा दिया, तो प्लीज करना, ठीक है, प्लीज करना। आज हमारे पास आज एक्चुअली मैं अभी टेक वाला चीज नहीं निकाला, नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे, क्योंकि एक बार हम अगर पढ़ लें मैथ्स ना तो हम निकालेंगे। अभी हमने मैथ्स पढ़ा था, अभी तुम्हें मैं बस इंट्रोडक्शन दिया था पिछले क्लास तक कि कैसे कैसे कोलिनियरिटी, आज कोप्लेनरिटी में पढ़ा रहा हूं, तो कल हम टेक वाला चीज निकालेंगे। तो फिर देखते हैं कैसे कैसे तुम डील करते हो, उसको डील नहीं करते हो। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये तुम कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि हमारे पास कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी कैसे पहचानना होता है। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में हमारे पास 2 ही 3 चीजें थी, ध्यान दे, वेक्टर के एंड पे हम आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। हमारे पास जो पूरा वेक्टर है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे पास थ्योरी कितना है, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि हमारा पास सिलेबस 15-20 दिन का है वेक्टर 3D का। हमारा जो वेक्टर स्टार्ट होता है, पहला चीज है डेफिनेशन, वो ऑलरेडी हो रहा है। दूसरा चीज है एडिशन, इसी में सब्ट्रैक्शन लिख दे रहे हैं क्योंकि वो होता नहीं है, मैथमेटिकली हम कर लेते हैं, होता नहीं, ठीक है। तीसरा हमारा है कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी को हम 2-3 बार पढ़ेंगे, अभी हम एक तरीके से पढ़ रहे हैं, अभी आगे और पढ़ेंगे। कोप्लेनर हुआ, कोलिनियर हुआ, कोलिनियर कोप्लेनर में दोनों का तरीका देख लिया। अब नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट के 4 पार्ट है, डॉट, क्रॉस, स्केलर ट्रिपल, वेक्टर ट्रिपल, और अगर तुम सब झेल लगे तो 4 वेक्टर का भी प्रोडक्ट बताएंगे, 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, हम उसको भी शेयर करेंगे। डिपेंड करता है तुम किस हालत तक मुझे ले जा पा रहे हो। तो इतना पार्ट खत्म हो गया, बात तुम्हें दिख रहा है। डेफिनेशन में हमारे पास क्या था, मैं पूरा रिवाइज तुम्हारा करा रहा हूँ, समझ लेना चाहिए। डेफिनेशन में हमारे पास था वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, लाइन वेक्टर क्या है, अनलाइन वेक्टर क्या है, एंगल वेक्टर क्या है, यही सब। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारे पास 2 पार्ट है, एक तो मैथमेटिकल, तो उसका कोई मतलब नहीं, आई को आई साइड करो, जे को जे से, के से। सब्ट्रैक्शन सेम कंडीशन, आई को आई से, जे को जे से, के से। उसके बाद ग्राफिकल तरीका हुआ, ग्राफिकल के 2 पार्ट है, एक हमारे पास हुआ पैरेललोग्राम, एक हुआ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम लॉ सबसे काम का था इसके लिए, एंगल निकालने के लिए, 2 वेक्टर का एंगल निकालने तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। कैसे निकालते हैं, अगर 2 वेक्टर के बीच एंगल निकाल, दोनों के टेल को ज्वाइन करो, बस सिंपल से दोनों के टेल को ज्वाइन करो, उनके बीच में जो छोटा वाला वो हमारा एंगल हो, तुम्हारा छोटा वाला तुम्हारा एंगल। तो पैरेललोग्राम लॉ बस इतने का यूज था। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से एक के हेड के दूसरे को टेल को रखते रहो, हेड के टेल पे रखते रहो, मतलब हेड पे टेल रखते रहो, हेड पे टेल रखते रहो, सब खत्म हो जाए, उसके बाद इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर दो, फाइनल की तरफ वाला वेक्टर वो हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद कोलिनियर वाला हुआ, कोलिनियर का मतलब ये हुआ प्लेनर, सॉरी कोलिनियर अगर हुआ तो वो पैरेलल वेक्टर हुआ। फ्री वेक्टर है, इस वजह से हमारा पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर में हम ले लेते हैं, क्योंकि वो सैंडविच कर लेंगे उस पर। तो एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर हम लिख लेंगे, अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो दोनों लाइक वेक्टर होंगे, नेगेटिव हुआ तो अनलाइक वेक्टर होंगे। कोप्लेनर वाला होगा, कोप्लेनर वाला अगर हमारा हुआ, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसमें था, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एक वेक्टर को नेक्स्ट सारे वेक्टर के टर्म में लिखो जहां पर हमारा सबके सब कोएफिशिएंट 0 हो, तो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा कोप्लेनर बना देता, मतलब एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर प्लस लैम्डा तीसरा वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन तुम जो भी लिखोगे हमारा वो
क्लोज वाला स्ट्रक्चर रहेगा ऑलवेज, ठीक है। अगर तुम कंप्लीट बना दिए तो वो क्लोज स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो उसी के हिसाब से वो लिखा ही गया। तो कितना हमने पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में हमारा सबसे पहला है, हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब ध्यान रखना, दो वेक्टर के प्रोडक्ट से हमारे पास दो तरीके से चीजें आती हैं। एक हमारे पास होगा, उनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मतलब स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, तो उनका रिजल्टेंट एक स्केलर नंबर आएगा। एक होगा उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, तो उनका रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया गया, ए डॉट बी को मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बोलेंगे। ये डिफाइन किया गया, ध्यान रखें, ये रिप्रेजेंटेशन है कि ए डॉट बी, डॉट डिफाइन किया गया, तो ये बताया गया कि अगर हम कहीं पर अगर ए डॉट बी लिख रहे हैं तो ए डॉट बी का मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। तो थीटा कहां से कहां होगा, थीटा हमारा होगा माइनस पाई से लेकर पाई तक। माइनस पाई पे हमारा ओपन है, पाई पे हमारा क्लोज है। क्यों, क्योंकि हमारा माइनस पाई और पाई सेम होता है, तो एक को ओपन एक क्लोज कर ले तो माइनस पाई हमारा ओपन है, प्लस पाई क्लोज है। तो ये हमारा थीटा उनके बीच का होगा। तो वैसे अगर तुम ध्यान दो, अगर तुम लॉजिकली सोचो तो एंगल तो हमेशा 0 से पाई ही होगा यार। अगर मान लो दो वेक्टर है, हम ये गलत दिख रहा है ना, अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास दो वेक्टर है, तो वेक्टर या तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इस तरह बनेगा। तो या तो उनके बीच का एक्यूट एंगल होगा या तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो हमारा वो 0 से पाई, 0 से पाई हो माइनस पाई, वो तो हमने वो आर्गुमेंट वाला ले लिया है। नहीं, हमारा एंगल जो है उनके बीच का एंगल 0 से पाई होगा हमेशा। सोचो अगर हमारे पास वो लाइन वेक्टर होगा, उनके बीच का एंगल 0 है, थोड़ा सा और ऊपर हुआ, थोड़ा सा और ऊपर हुआ, थोड़ा सा और ऊपर हुआ, 90 डिग्री हो गया, थोड़ा सा और उधर हुआ, फिर एक बार फ्लैट हो जाएगा, पूरा लाइन वेक्टर बन जाएगा। उसके बाद नीचे जब होगा तो फिर से हमारा ऑब्ट्यूस वाला आ जाएगा सीधा, तो एंगल 0 से पाई डिग्री। हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का ले लिया। तो ए डॉट बी का मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। अब ए डॉट बी अगर ऐसा है तो हम पहले बेसिस निकालते हैं। हमारे पास हम पहले लेते हैं आई डॉट जे। आई डॉट जे हमारा होगा मॉड आई मॉड जे कॉस आई और जे एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, तो कॉस 90 होगा। तो आई डॉट जे हमारा हो जाएगा 1 × 1 × 0। तो आई डॉट जे हमारा जो होगा वो 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का पहला चीज यहीं से निकलना स्टार्ट होता है कि हमारे पास पहले आई डॉट जे, जे डॉट जे, के डॉट के कर लेते हैं, तो ये पहला चीज है। दूसरा आई डॉट आई करते हैं। आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड आई कॉस एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच एंगल 0 डिग्री है, कॉस 0, ठीक ना। तो हमारा ये हो जाएगा 1 1 1। तो हमारा आई डॉट आई जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। सेम अगर सोचो तुम तो जे डॉट जे भी हमारा 1 होने वाला है और के डॉट के भी हमारा 1 होने वाला है। क्यों, मॉड जे कॉस 0 1, मॉड के कॉस 0 1। तो हमारा ये तीन रिजल्ट पहले आता है कि आई डॉट आई इक्वल टू 1 है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 है, के डॉट के इक्वल टू 1। उसके बाद आई डॉट जे ले लो, आई डॉट जे मतलब मॉड आई मॉड जे और एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 0, तो हमारा आई डॉट जे 0। नेक्स्ट जे डॉट के ले लो, जे डॉट के मतलब मॉड जे मॉड के, फिर से वाई और जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो जे डॉट के भी 0 आ रहा है। तो अगर तुम सोचो लॉजिकली तो हमारे पास आई डॉट के भी क्या आएगा 0। तो हम एक चीज हम ये लिख सकते हैं, अगर मान लो ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर हुए, अगर ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर हुए तो ए डॉट बी हमारा आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस 90। कॉस 90 क्या होगा 0। तो अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और
या तो अगर वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर है तो हम ए डॉट बी को 0 बोल सकते हैं, तुम्हारे बाई डायरेक्शनल, मतलब अगर ये है तो ये होगा, या तो ये है तो वो होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ए डॉट बी 0 है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों में से कोई एक नल वेक्टर, कोई नल वेक्टर को नल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो वो भी 0 होगा, मॉड 0 हो जाए, ये भी पॉसिबल है ना। तो ध्यान रहे, अगर ये परपेंडिकुलर है तो 100% डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो 100% डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन अगर ये 0 है तो हो सकता है उनमें से कोई एक नल वेक्टर हो। तो हम ये बाई डायरेक्शनल हटा रहे हैं, मुझे नहीं लगता बाई डायरेक्शनल है, सोचो ना हम क्या बोल रहे हैं। अगर परपेंडिकुलर तो cos 90 0, अगर परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी 100% 0। लेकिन ए डॉट बी का डेफिनेशन मॉड बी cos थीटा होता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक मैग्नीट्यूड 0 हो तभी तो 0 आ जाएगा, तो बाई डायरेक्शनल नहीं है। तो अगर कभी भी हमारा वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे को तो हमारा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। अगर पैरेलल हुआ, मतलब अगर तुमसे बोलूं मैं ए डॉट ए होगा हमारा मॉड ए cos 0, अब cos 0 क्या होता है cos 0 1, तो हमारा ए डॉट ए जो होगा वो मान लीजिएगा मॉड ए का होल स्क्वायर। इसका हम बहुत यूज करते हैं, इस चीज का हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं, हम लोग बताएंगे कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा दो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो सेम चीज का डॉट प्रोडक्ट से अपने से वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेगा तो उसके मॉड का स्क्वायर आ जाता है, और अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो ये हमने 3 रिजल्ट निकाल लिया। अब तुम मुझसे वेरीफाई कर सकते हो, तुम्हारा आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड आई का स्क्वायर 1 1 1 1। तो सेम आई का आई से, जे का जे से, के का के से डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आई का जे से दो परपेंडिकुलर वेक्टर, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो मतलब आई का आई के अलावा किसी और से डॉट लिया तो 0 होगा। इस तरह से तुम याद रख सकते हो, आई को आई के अलावा किसी और से डॉट मिले तो हमारा आंसर क्या होगा 0, ठीक ना। तो ये तो हमारा हुआ पहला रिजल्ट कि डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है। अब इसका क्वेश्चन कैसे करता है उस पर आते हैं। तो अगर मान लो कोई दो वेक्टर, अब यहां पर एक चीज ध्यान दो, अगर तुमसे एंगल पूछ दे cos थीटा, तो cos थीटा हम लिख सकते हैं a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। कभी भी अगर वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो यही इकलौता फॉर्मूला है जो तुम्हें रिजल्ट देगा अच्छा सा। कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो हम ये यूज करने वाले हैं cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। मॉड a मॉड b हमें समझ में आता है, बस a डॉट b निकालना सीखो, तुम्हारा आंसर है। क्योंकि तुम्हें एंगल दिया नहीं गया है, तुम इसका फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो हम बताने कैसे करेंगे। अब अगर मान लो हमें दो वेक्टर दे दिया गया, पहला वेक्टर हमारा है a1i प्लस a2j प्लस a3j। मैं दो वेक्टर दे रहा हूं, मान लो वेक्टर a हमारा है a1i प्लस a2j प्लस a3j। वेक्टर b हमारा है b1i प्लस b2j प्लस b3j। तुमसे a डॉट b पूछा गया, एंगल पूछा गया, मॉड पूछा गया, मॉड b पूछा गया, हम सब कुछ निकालते हैं। तो हमें ये पता है कि मॉड a हमारा जो है वो अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, सॉरी a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर। मॉड b जो हमारा है वो हमारा रूट अंडर b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर। हमें ये दो दिया गया, हमें दो निकाल लिया। अब हमसे डॉट प्रोडक्ट पूछा गया तो हमें करने वाले हैं, तो हम a डॉट b निकालते हैं पहले, क्योंकि एंगल का निकाला तो मैं डॉट आना चाहिए। तो a डॉट b हमारा जो होगा वो हमारा होगा a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i b2j b3k। अब डॉट प्रोडक्ट लेने स्टार्ट से अलजेब्रा मल्टीप्लाई करना तो सेज को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रहे सेम सेम चलता है, ठीक है। वेक्टर में भी सेम, चाहे डॉट चाहे क्रॉस सब कुछ सेम होता है। तो हमारा बन जाएगा ये a1 b1, ये हमारा स्केलर नंबर था, सारा नंबर बाहर करो। वेक्टर का वेक्टर से डॉट होता है, ध्यान रहे ऐसा नहीं होगा कि 5 डॉट i, ये बेवकूफी है। ये 5i लिखा हुआ है, बीच में डॉट मत लगाना, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दे, जब तुम बोर्ड का एग्जाम दोगे ना, अगर तुमने ऐसा लिख दिया तो हो सकता है चेक करने वाला बहुत होशियार हो, काट देगा तुम्हारा आंसर, गलत कर देगा। अगर कभी भी तुम्हें वेक्टर वेक्टर लिखना है तो 2i सीधा लिखना, 2 डॉट, वहां पर बीच में डॉट डॉट मत रख देना, गलती हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो एक रिप्रेजेंटेशन है डॉट। तो स्केलर नंबर हमारे पास था a1 b1, उसको हमने बाहर करके तुम्हारा हो गया i डॉट i। अब मैं नंबर सीधा बाहर लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा
A1 B2 बाहर करो, A1 B2 I डॉट J, A1 B3 I डॉट K प्लस, अब इसकी बात ये तो A2 B1 J डॉट I प्लस A2 B2 J डॉट J प्लस A2 B3 J डॉट K प्लस A3 B1 K डॉट I प्लस A3 B2 K डॉट J प्लस A3 B3 K डॉट K। अब अगर तुम यूज करो तो I डॉट I 1 है, I डॉट J 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 और ये 0। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास जो बचा है वो हमारा बचा है A डॉट भी मैं आप लिख रहा हूँ, A डॉट भी हमारा पास बचा है A1 B1 A2 B2 A3 B3, बस इतना ही बचा है। इसको मैं तरीका बताऊं कैसे निकालते हैं। ये हम बार बार नहीं करने वाला, हम पहली बार किए हैं और ये आखिरी बार है। हम डॉट लेने गए तो डॉट हमने इसका ऐसे लिया, इसका तुम इससे लोगो 0 होगा कि I डॉट J 0 होता है, हमें पता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो I को I के अलावा कहीं और मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो I को I से मल्टीप्लाई कर दो, J को J से, K को K से, हमारा आंसर क्या आएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3, बस खत्म। तो अब मैं cos थीटा निकाल सकता हूँ, cos थीटा कितना आ जाएगा, समझ गए ना जी। अब cos थीटा निकाल सकता हूँ A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B, हमें A डॉट B पता है, मॉड A पता है, मॉड A पता है ना, तो हमारा आंसर है। मतलब क्वेश्चन करके दिखा, ये तो हमारा हुआ कैसे निकालना है, मतलब तरीका बता दिया। अब अगर मान लो वेक्टर हमें दे दिया गया, तो दिया जा सकता है ना, वेक्टर हमें दे दिया गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर, या फिर तुम्हें 3 पॉइंट दे दिया गया, बोलेगा कि ट्रायंगल का एंगल पता करो। अब हम एंगल निकालना सीख गए तो ट्रायंगल पहचानना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो हमारा वेक्टर है, वेक्टर ए में दिया गया 2i - 3j + 5k, और वेक्टर बी दिया गया i + j - 3k, ठीक है। तो तुमसे cos थीटा पूछेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर, तुमसे ये पूछेगा फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर। ध्यान रहे कभी भी एंगल की बात हुई तो मतलब डॉट प्रोडक्ट में यूज करना है। तो हम ए डॉट भी निकालेंगे तुरंत, अब तुम डॉट निकालो, ए डॉट भी कितना होगा 2 - 3 - 15, तो सोचना नहीं, बस केवल मल्टीप्लाई करो, 2 - 3 - 15 कितना आ रहा है, ए डॉट भी हमारा हो रहा है -16, -1 -15 -16, ठीक है। मॉड कितना है, मॉड हमारा अंदर 4 + 9 + 25, अब कितना होता है ये जितना भी होगा जो भी, मॉड भी कितना है, मॉड हमारा रूट अंदर 1 + 1 + 9, ये हमारा रूट 11 है, और ये हमारा है 9 4 13 13 और 25 25 13 8 38 38। तो हमारे पास ए डॉट cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा हमारा है a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, ये हमारा आंसर है। cos थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो ये भी एक चीज है, अगर हमारा a डॉट b पॉजिटिव आ गया तो हमारा एंगल कितना है, एंगल बिटवीन a एंड b इज एक्यूट, इसका भी लोग यूज करते हैं। अगर a डॉट b नेगेटिव आ गया तो एंगल बिटवीन a एंड b इज ऑब्ट्यूज, और a डॉट b अगर 0 आ गया, a डॉट b = 0 यानी a परपेंडिकुलर टू b। ध्यान रहे ये बहुत यूज होगी, यहां पर अब जो भी तुम पढ़ोगे सब कुछ यूज होगा। a डॉट b हमारा होगा मॉड a मॉड b cos थीटा। उसके बाद हमने निकालना सीखा कैसे a डॉट b निकालते हैं, बस i को i से कर दो, j को j से, k को k से, a डॉट b तुरंत आ जाएगा। अब a डॉट b अगर पॉजिटिव रहा तो उनके बीच क्या है, ये पॉजिटिव है, बस केवल साइन यही चेंज करेगा, cos थीटा है, अब थीटा का एक्यूट हो तो हमारा a डॉट b पॉजिटिव हुआ, थीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो एंगल तो हमारा a डॉट b क्या नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव इस वजह से, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है थीटा पे। तो अगर a डॉट b पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, a डॉट b नेगेटिव तो हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये मैं लिख दिया। अगर a डॉट b पॉजिटिव हुआ तो उनके बीच का एंगल एक्यूट होगा, a डॉट b नेगेटिव हुआ तो उनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा, और अगर 0 हो गया, a डॉट b 0 हो गया तो वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पहला चीज, डॉट प्रोडक्ट हमारा ये हुआ पहला चीज। अब इसका हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, कैसे कैसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यूज बस इतना ही है
कि मॉड ए कैसे निकालते हैं, मॉड बी कैसे निकालते हैं, कैसे हम याद रखेंगे। ध्यान रहे कि आई को बस आई से करना है, जे को जे से, के को के से, हमारा डॉट प्रोडक्ट तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ओके। मैं क्वेश्चन के दिखाता हूँ, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बोला गया if vector a is equal to 2i plus 2j minus k, vector b is equal to 6i minus 3j plus 2k, if vector a equal to this, vector b equal to this, find angle between a and b। मैं बहुत सारा पार्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो भी पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं हम सब लिखते हैं, और प्लीज तुम करना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सारा पार्ट करना। मैं कुछ पार्ट करके दिखा दूंगा। फाइंड एंगल बिटवीन a and b, a plus b and a minus 2b, a minus b and 3a। हमें तीन चीज निकालना है। इफ वेक्टर a equal to this, वेक्टर b equal to this, find angle between a and b, a plus b and a minus 2b and a minus b and 3a। ठीक है, तो पहले a डॉट b करते हैं। हमारा ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी 12 माइनस से माइनस 1, बस तुम्हें जो ये करते हैं 12 माइनस से माइनस 1 कितना रहे, ए डॉट बी हमारा हो गया 4। ठीक है, मॉड कितना है, मॉड है 4 4 8 1 9 3 यार, अंडर रूट के अंदर होता है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। 4 4 8 1 9 9 9 का रूट 3 36 36 4 40 49 49 का रूट 7। तो ए डॉट बी हमारा आइडिया आ गया, मॉड है मॉड बी। हमारा cos थीटा क्या होगा, cos थीटा बोल तो ए डॉट बी अपॉन मॉड है मॉड बी, यानी 4/21। हमारा cos थीटा का वैल्यू आ गया, तो थीटा हमारा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4/21। हो सकता है ऑप्शन साइन इनवर्स में दिया हो, tan इनवर्स में दिया हो। अब तुम्हारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करना तुम्हें आता है। ये तुम्हारा वो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा, फाइंड एंगल बिटवीन a plus b and a minus 2b। इसको p वेक्टर मान लो, इसको q वेक्टर मान लो। तो cos थीटा यहाँ पर क्या, cos थीटा मान हो जाएगा p डॉट q अपॉन मॉड p मॉड q। अब अलग से p वेक्टर निकालो, p वेक्टर मतलब a plus b क्या आएगा, p वेक्टर क्या आएगा, a plus b ऐड कर दो बस। तो 8i minus j plus k, ये p वेक्टर आ गया। q वेक्टर मतलब a minus 2b। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना फिर घटाना, तो q वेक्टर आएगा, फिर यूज करना। ठीक ना, तो ये चीजें हैं डॉट प्रोडक्ट का, मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो प्लीज क्वेश्चंस करना। मैंने कल आरडी शर्मा का तुम्हें पूरा बहुत सारा पेज था, 70-80 पेज का, उनको भिजवा दिया, तो आज मैं इसका भिजवा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे हमारे पास डीपीपी मैंने खूब भेजा है, और डीपीपी ध्यान रहे सबसे ज्यादा, मतलब IIT जेई के साथ बता रहा हूँ, IIT जेई के हिसाब से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक तुम पढ़ रहे हो। सबसे ज्यादा वेक्टर थ्योरीज होता है, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, फिर बायनोमियल होता है, फिर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक होता है, फिर कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट तुम्हारा सर्कल पैराबोला सबसे इंपॉर्टेंट। अब इस तरह से हम बात करते हैं। ठीक है, तो सीधा एडवांस वाइज हम बात करते हैं, इससे पैराग्राफ आता है। ठीक है, तो ठीक मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, बाकी तुम समझ रहा हूँ।